हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता चली गया है कि टॉपिक क्या है, नीट का और जेई मेन का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पहला चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। एक एक करके सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है इनऑर्गेनिक में, अगर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके करने हैं तो आप नोट्स प्रॉपर बनाइए। सबसे अच्छी चीज़ ये है, नोट्स को डेली बनाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम नोट्स बनाएंगे और एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होता है। चाहे आपका नीट का पेपर हो या जेई मेन का पेपर हो या जेई एडवांस का पेपर हो, ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही आनी है, ये पक्का है। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। चलो पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हम पढ़ रहे हैं। लैब मेथड क्या क्या है डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के। Zn की रिएक्शन हम करवाते हैं, एक एसिडिक मीडियम में एसिड के साथ करवाओ और बेस के साथ करवाओ, NaOH के साथ। ठीक है, एसिड आप यहां पे ले सकते हो, कोई भी डाइल्यूट एसिड आप ले लो, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ले लो। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में और H+ कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन इसका होता है। अगर बेस आ गया तो इसमें बनता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकलती है। अब ये जो Na2ZnO2 है, इसका नाम भी याद रखना, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक मेटल है जिसके एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो सॉल्ट बनता है उसमें जो मेटल है वो कैटायनिक पार्ट में आ रहा है, और जब उसकी बेस से करा रहे हैं तो मेटल एनायनिक पार्ट में आ रहा है। एनायनिक पार्ट कौन सा है, Na पॉजिटिव हो गया और ZnO2 2 नेगेटिव हो गया, तो मेटल कौन सा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब Zn। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, समझ रहे हो बात को, बहुत ध्यान समझते जाना। दूसरा है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में सबसे पहला है, इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। अब वाटर में क्या होता है, H+ और OH-। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जानते हो H+ अगर माइग्रेट करेगा, कैटायन है तो कैथोड की तरफ करेगा तो H2 गैस बनाएगा, और OH- एनायन है तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा तो O2 गैस बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी वो ये बनेगी 2 टाइम्स H2O। इसका क्या करा रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ट्रेसेस ऑफ एसिड या बेस भी ले सकते हो आप, चलेगा। ठीक है, तो इसमें बनता है H2 और O2। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एक और इलेक्ट्रोलिसिस होता है, अगर आपको हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन चाहिए, ग्रेटर देन 99.95% से भी ज्यादा अगर आपको चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं BaOH होल ट्वाइस का। इसके एक्वस BaOH होल ट्वाइस का क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इसका क्या कराना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोड निकल की यूज करते हैं। अब ये जो BaOH होल ट्वाइस, आप याद करो एक्वस में मैंने बताया था आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगती है, तो BaOH होल ट्वाइस को पहले ब्रेक कर लो आप, तो क्या बनाएगा ये, Ba2+ और OH नेगेटिव, और एक्वस है तो मेरे पास वाटर भी तो है, तो ये क्या बनाएगा, H+ और OH-। अब लगेगी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये क्या कहती है थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि कैटायन के माइग्रेशन के लिए आपके पास 2 कैटायन है, तो देखो कोई सा कैटायन कैथोड की तरफ तो माइग्रेट करेगा ना। अब वो Ba2+ भी हो सकता है, H+ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू PDT ऐसा होता है कि जो नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो माइग्रेट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन दोनों में से नीचे कौन आता है, हाइड्रोजन आता है ना, तो हाइड्रोजन नीचे आ रहा है मतलब हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो कैटायन क्या है, H+, ये माइग्रेट करेगा किधर, कैथोड की तरफ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देगा, H2। तो H2 गैस कहां पर बनेगी, कैथोड पर इवॉल्व होगी। ठीक है, अब OH- तो सेम ही है ना दोनों। ठीक है, तो आप OH- का माइग्रेशन कराओगे तो O2 गैस भी इसमें निकलेगी। तो OH- की अगर बैलेंस रिएक्शन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 4 OH- से 2 वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसको बैलेंस करनी तो 2 की जगह क्या कर दो, 4, यहां क्या कर दो 4, और यहां क्या कर दो 2, तो ये बैलेंस हो गई। तो हाई प्योरिटी डाई हाइड्रोजन अगर आपको प्रोड्यूस करवाना है, कमर्शियल मेथड है ये,
तो आप BaOH होल ट्वाइस एक्वस का निकल इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। ठीक, नोट कर लो, फिर कमर्शियल में और भी बचे हुए हैं वो भी लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लो आराम से। समझ रहे हो बात को? इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाना आप, ठीक, और उसको डेली रिवाइज करना है आपको। लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 3rd नंबर पे है हमारा सी। ये है अपना कमर्शियल मेथड में 3रे नंबर पे, ठीक है। तो 3रे नंबर वाला लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट in the production of NaOH and chlorine by electrolysis of brine solution। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस NaCl, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मुझे एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। NaCl है, ये क्या देगा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और एक्वस मतलब वाटर, ये क्या देगा? H प्लस देगा और OH माइनस देगा। अब Na प्लस और H प्लस में से कौन सा कैटायन माइग्रेट करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है? कौन नीचे आता है? Na और H में H आता है, तो H माइग्रेट करेगा, तो H प्लस कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर, तो ये माइग्रेट करेगा कौन? H प्लस। तो एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड ये रिएक्शन होगी कि H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, ठीक है। और Cl माइनस और OH माइनस में कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा, और Cl माइनस एनायन है। मैंने आपको बताया था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वाला लेक्चर है। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां हाफ और इधर हाफ कर दूं, सही है। तो क्लोरीन और NaOH, देखो क्या बच गया सॉल्यूशन में? NaOH। अगर आपसे पूछे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या बोलोगे? बेसिक। तो NaOH तो बन रहा है, Cl2 भी बन रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? H2 गैस भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से भी H2 प्रोड्यूस होती है। ये हो गई सी। आगे बढ़ते हैं डी पर यह है कि रिएक्शन ऑफ स्टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कोक। हाइड्रोकार्बन और कोक पर अगर स्टीम की रिएक्शन कराएं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या होता है ध्यान से देखना। अगर मैं आपके सामने हाइड्रोकार्बन के लिए बैलेंस रिएक्शन लिखूं, तो CnH2n+2 प्लस स्टीम मतलब H2O, ठीक है। ये कितने ले लूं? मान लो n ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये बनाता है CON प्लस 2n+1 H2। ध्यान से देखो जरा, बैलेंस है, चेक कर लो। यहां पर 2n हाइड्रोजन हो गए, 2n इधर, तो 4n हो गए, उसका डबल हो जाएगा 2n का, और 2 और एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। n CO है, n कार्बन, n ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है। अब अगर मैं एक रिएक्शन इसकी लिखूं, किसकी? मीथेन की, तो CH4 की रिएक्शन अगर मैं लिखूं किसके साथ? स्टीम के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO प्लस H2। अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से बैलेंस कर लो। पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 और 2 6 हो गए, तो यहां कितने कर दूं मैं? 3 कर दूं, और ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ये जो CO और H2 का मिक्सचर होता है, क्या? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, इसको क्या बोलते हैं? CO और H2 को बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सिन गैस। ध्यान से सुनना। और इस रिएक्शन का नाम है CH4 प्लस H2, इसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन। मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन, और ये 1270 केल्विन पर होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है। ये कैटालिसिस में होता है। और इस रिएक्शन के बारे में एक खास बात यह है कि जो डेल्टा H है इसका, वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, बस ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और ये जो CO प्लस H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एक पॉइंट तो ये इसके लिए हो गया कि स्टीम रिफॉर्मिंग है। सेकंड नंबर पे CO एंड H2 का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सिन गैस या सिंथेसिस गैस, ठीक है। सिन गैस एक्चुअल में यूज किया जाता है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल है। होता क्या है? COH2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है CH3OH, ठीक है। यहां बैलेंस कर देता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZNO
प्लस Cr2O3 और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है 200 से 300 atm इसमें प्रेशर होता है और 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर होता है। तो मीथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सिनगैस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको तो बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन, लेकिन ये तो हाइड्रोकार्बन की हुई मेरी रिएक्शन, जिससे मैंने क्या बनाया CO+H2। पहले ये नोट कर लो, फिर मैं कोक के साथ रिएक्शन बताता हूं कि क्या होता है, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देख लो क्या रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन की स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, तो ये मैंने बैलेंस करके लिख दिया। अगर आपको नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं, आप मीथेन को या इथेन को कोई भी आ जाए, आप H2O के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करा के CO+H2 बना दिया करो सबसे पहले। ठीक है, फिर बैलेंस कर लो कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शन का नाम क्या है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन। जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिनगैस। सिनगैस एक बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर होता है, ये मीथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जिसमें कैटलिस्ट ZNO और Cr2O3 और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन ये लिखी हुई है। ये मैंने हाइड्रोकार्बन की बताई, अब मैं आपको कोक की बताऊंगा, ये नोट कर लो। तो जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन बता दी स्टीम की, अब देखो कोक से बताएंगे। इस रिएक्शन का नाम है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोक की रिएक्शन होती है स्टीम के साथ, तो ये बनाता है CO2 सॉरी CO+H2, सिनगैस गलत लिख दिया। तो कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोक की रिएक्शन H2O से होती है, तो ये सिनगैस बनाता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां जो CO बना, अगर मुझे H2 का प्रोडक्शन चाहिए तो CO यहां एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, CO की रिएक्शन और करवा देते हैं स्टीम के साथ, ताकि और H2 का प्रोडक्शन हो सके, और उस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, CO की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो बनता है CO2+H2। अब ये जो CO2 बना वो सोडियम आर्सेनाइड को डाल दो तो CO2 रिमूव कर सकते हो, मतलब आपको फिर H2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होता है टेम्परेचर वो होता है 1270 केल्विन, और इसमें होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या 673 केल्विन। और ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जिसका डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है आयरन क्रोमेट, Fe2CrO4 होल थ्राइस आयरन क्रोमेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है कोल गैसिफिकेशन। फिर से देख लो, कोक की रिएक्शन वाटर से हुई, CO+H2 बना। अब आगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करा के CO+ स्टीम के साथ करवा दो रिएक्शन, तो फिर CO2 बनेगा और H2 बनेगा, और CO2 को आप रिमूव कर सकते हो, सोडियम आर्सेनाइड मिला के वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और जो है वो आपको H2 मिल जाएगी। ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दो टाइप की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, एक है लैब मेथड और एक है आपकी कमर्शियल मेथड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। अब चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं हाइड्रोजन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2, तो H2 की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात करूंगा डाइहाइड्रोजन की। तो पहली ये है कि इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, सभी लेस हैं इसमें, है ना, कंबस्टिबल गैस। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड है इट इज लाइटर देन एयर। थर्ड प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हाइड्रोजन की। ध्यान से देखना जरा, एक साथ कवर करेंगे अपन बहुत सारी रिएक्शन से। ध्यान से देखो, H2 की रिएक्शन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर X2 के साथ होगी तो इसमें बनेगा HX। अगर आप यहां पर X को फ्लोरीन लेते हो तो इवन डार्क में रिएक्शन हो जाती है,
और आयोडीन लेते हो तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन F2Cl2 Br2I2 डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अगर O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, H2O, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H क्या होता है इसका, नेगेटिव। अगर N2 के साथ रिएक्शन कराओगे H2 की तो इसको हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कैटलिस्ट आयरन लेते हैं और प्रेशर होता है 200 atm और टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर मेटल के साथ H2 की रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्राइड बनेंगे, ठीक है। मेटल हाइड्राइड MH2 भी हो सकता है, MH भी हो सकता है। अल्कली का अल्कलाइन का वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये अल्कली और ये अल्कलाइन का होता है। वेजिटेबल ऑयल के साथ रिएक्शन कराओगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये तो रिएक्शन सबको याद होती है। इसमें बनता है वनस्पति घी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Pd2+ के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो मेटल का जो आयन है उसको मेटल में रिड्यूस कर देता है और H2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H+ में, ठीक। मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो Cu2+ को ये कॉपर में रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर सकते हो, यहाँ 0, यहाँ +1 ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर +2 से 0 रिड्यूस हो गया। अल्कीन के साथ इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है, जो CO और H2 है ना, इसको कंबाइन करके CO + H2 को लिख सकते हो HCHO, और इसको ऐसे कर लो H+ और CHO-। ये तरीका बता रहा हूं आपको, है ना। H+ CHO- मान के एंटी मार्कोनी को लगा दो। याद है एंटी मार्कोनी क्या होता था, अल्कीन के उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा रिएजेंट का जहां ज्यादा H है, तो यहां CHO और यहां H ऐड होगा, तो ये हो जाएगा R CH2 CH2 और CHO। अगर फर्दर रिडक्शन कराया आपने H2 के साथ, फिर रिएक्शन कराई तो एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनेगा R CH2, कितने हो गए 1 2, और यहां भी CH2 हो जाएगा 3 और OH। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन इसकी होती है, नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन भी पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, ये H2 के ही टाइप हैं। जैसे अगर अपन ऑर्थो हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन का आइटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन का आइटम ये हो गया, ठीक। एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है और एक ही प्रोटॉन होगा तो हम प्रोटॉन लिख सकते हैं इसको, ठीक। सेम वैसे यहां पर कर लो, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया और 2 प्रोटॉन हो गए, एक न्यूक्लियस ये और एक ये, और एक एक प्रोटॉन है, ठीक है। बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर न्यूक्लियर का स्पिन, इससे हम चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर का स्पिन सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? अगर न्यूक्लियर का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थो। और न्यूक्लियर स्पिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका नाम होता है क्या, पैरा। ऐसे याद रखना, POP, प्रोटॉन अपोजिट पैरा, पॉप, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, पॉप, प्रोटॉन अपोजिट पैरा। तो सेम स्पिन वाला कौन सा हो जाएगा फिर, ऑर्थो है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी बोलते हैं ना, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। ऑर्थो और पैरा को न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर बोलते हैं। अगर टोटल स्पिन या नेट स्पिन की बात करें, नेट स्पिन की बात करें तो पैरा में नेट स्पिन क्या होता है, 0, और ऑर्थो में क्या होता है, डबल। ऑर्थो में क्या होता है, डबल। अब इनकी हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझ लेते हैं। टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है, टेम्परेचर ऑर्थो और पैरा। अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं तो ऑर्थो कुछ नहीं मिलता, 100% पैरा मिलता है, मतलब पैरा स्टेबल होता है। और अगर मैं एट लिक्विफैक्शन टेम्परेचर की बात करूं, एट लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, तो ये 50-50% मिलते हैं। और एट रूम टेम्परेचर की बात करूं या हाई टेम्परेचर की बात करूं, रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर की बात करूं, तो ये मिलता है 75% और ये 25%, मतलब 100% ऑर्थो आपको नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। मतलब 3:1 का मिक्सचर होता है यहां पे, मतलब 3 पार्ट ऑर्थो और 1 पार्ट पैरा,
तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गई। अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ऑर्थो पैरा की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। बट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये डिफरेंट होती है। जैसे एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी ऑर्थो के ज्यादा होता है कंपेरिजन टू पैरा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से। तो बहुत आसान है याद रखना, एमपी बीपी ओपी, एमपी बीपी ओपी, ठीक है, ऑर्थो का ज्यादा और पैरा का कम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, न्यूक्लियर स्पिन समझ लिया हमने, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी। बस इतनी चीजें आपको ऑर्थो पैरा में पता होनी चाहिए। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। हाइड्राइड्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 टाइप के हाइड्राइड होते हैं। पहला है मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है आयनिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड। और तीसरा है कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब ये जो कोवलेंट हाइड्राइड है इसमें 3 अलग अलग और होते हैं। जैसे पहला होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। ये 3 टाइप के और हाइड्राइड होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब ये जो मेटेलिक हाइड्राइड है वो कैसे दिखते हैं आपको? जैसे मान लो टाइटेनियम का हाइड्राइड है Ti 2.87, ठीक है, इस टाइप से। मतलब आपको यहां पर क्या मिलेगा? स्टोइकोमेट्रिक नहीं मिलेंगे, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक मिलेंगे आपको, ठीक है। Ti H 2.87 या फिर ZR H 2.6, इस टाइप से मिल सकते हैं आपको अलग अलग हाइड्राइड, है ना। तो ये कौन बनाते हैं यूजुअली? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड हैं वो क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आयनिक हाइड्राइड या फिर सलाइन हाइड्राइड क्या होते हैं? ये यूजुअली कौन बनाता है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्ट कुछ कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा रखते हैं, जैसे LiH, ये कोवलेंट हाइड्राइड होता है। BH2 MgH2 का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, तो ये कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोवलेंट हाइड्राइड कौन से बनाते हैं? ये यूजुअली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या होगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा सेंट्रल एटम का, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहां पर क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट सेंट्रल एटम हैज सम लोन पेयर्स, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से बताऊं, सपोज यहां लिखा है BH3, देख लो जरा, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं लिख दूं यहां पे मीथेन, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। और अगर मैं यहां लिखूं सपोज अमोनिया, तो देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी तो है, तो ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है, लेकिन लोन पेयर आ गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 15th एंड 16th ग्रुप के, 15th एंड 16th ग्रुप के ये क्या मिलेंगे आपको? 15, 16 और 17 भी लिख सकते हैं ना। ये कौन मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन रिच मिलेंगे। 14th ग्रुप का क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मिलेगा। और 13 ग्रुप का क्या मिलेगा? यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्राइड के बारे में। अब हाइड्राइड में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपसे बोला गया सपोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में अगर बात करें तो आयोनिक हाइड्राइड का ज्यादा होता है, फिर मेटेलिक हाइड्राइड का, और फिर कौन आता है? कोवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। क्योंकि जो आयनिक हाइड्राइड है उसमें आपको आयंस के फॉर्म में मिलेंगे ये, और जब इसको आप किस में डालोगे? एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, तभी तो कंडक्टेंस चेक करोगे। सॉलिड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं आयनिक हाइड्राइड, है ना। तो जब तुमने उसको किस में डाला? एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड सबसे ज्यादा करेगा, फिर मेटेलिक, और फिर कौन आएगा? कोवलेंट हाइड्राइड आएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपको फजांस रूल पता है। कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या करना है, फजांस रूल लगाना है, ये ध्यान रखना आप, है ना, फजांस रूल आप जानते ही हो। तो फजांस रूल लगा के कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना अगला टॉपिक है वाटर। देखो वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता ही है, बेंड शेप होता है इसका और ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है। और अगर आइस के बारे में बात करें तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए स्ट्रक्चर तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बता रखे हैं, और अभी जो एक लेक्चर आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो उसमें भी आप देख लेना, ठीक। केज लाइक स्ट्रक्चर, क्लेथरेट वगैरह कंपाउंड्स मैंने सारा बताया। यहां मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करूंगा जो एनसीईआरटी में है। जैसे वाटर की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर, कुछ रिएक्शन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड की तरह काम करे और बेस की तरह भी काम करे। जैसे अगर मैंने H2O की रिएक्शन करवाई, अगर मैंने H2O की रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, तो ये बनाता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो क्या हुआ, अमोनिया ने H प्लस लिया, वाटर ने क्या किया, H प्लस दिया, तो वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन में। लेकिन अगर मैं इसमें H2S के साथ रिएक्शन कराऊं, तो अब इन दोनों में H2S ज्यादा अच्छा एसिड होता है, टॉप टू बॉटम हाइड्राइड में एसिडिटी बढ़ती, पता है आपको। तो ये अच्छा एसिड है तो H प्लस देगा, तो वाटर लेगा तो क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव और HS नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो अमोनिया ने H लिया तो वाटर ने H दिया, मतलब एसिड की तरह काम कर रहा है, और इधर वाटर ने H लिया मतलब ये बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एम्फोटेरिक नेचर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इससे। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, रिडॉक्स रिएक्शंस करता है ये, वाटर की कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में बात करूं मैं, सबसे पहली रिएक्शन है इसकी, यह एक काम करते हैं, एक साथ तीनों रिएक्शन लिखते हैं अपन, 3 रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है। जैसे H2O की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं, किसके साथ, मेटल के साथ, तो Na के साथ ये बनाता है क्या, NaOH प्लस H2। Na क्या करेगा, यहां से OH निकाल लेगा और H मिलेगा तो वो H2 बना लेगा, बैलेंस करने के लिए हाफ H2 कर सकते हो। तो H2O ने क्या किया, सोडियम को 0 से +1 में ऑक्सीडाइज कर दिया, 0 से +1 में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसी की रिएक्शन F2 के साथ कराता, किसके साथ, F2 के साथ, तो बनता है इसमें HF प्लस, यहां से HF प्लस O2 बना दो। तो आप देखना जरा, फ्लोरीन 0 से कहां जा रहा है, -1, तो इसने क्या करा, फ्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट की तरह। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी करता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और इसमें रिड्यूसिंग। एक रिएक्शन और पढ़ी है आप लोगों ने, फोटोसिंथेसिस, याद करो, CO2 प्लस वाटर क्या देता है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस CO2, याद करो ये रिएक्शन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो चेक कर लो जरा, वाटर H2O से कहां जा रहा है, सॉरी O2, H2O से कहां जा रहा है, वाटर O2 में जा रहा है। तो वाटर क्या हो रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन, वाटर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन इसकी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की रिएक्शन है वाटर की, ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन। ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन, देखो ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाता है, मतलब हम इसको सेल्फ आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। तो यहां से एक H निकाल के इसको दे दो तो ये बना लेगा HO- और H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर की रिएक्शन पे चलते हैं और इसमें लिखते हैं हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड वाटर में मैं क्या क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। हाइड्रेटेड वाटर में कैसा लिख रहा हूं, पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं Cr H2O6 और Cl3 की, ध्यान से देखना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। Cr क्या करता है, वाटर से क्या करता है, लोन पेयर लेता है, तो इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 वाटर हैं तो ऑक्टाइड्रल ज्योमेट्री होती है, और Cl कितने लगे हैं, 3,
और एक पे नेगेटिव चार्ज, यहां 3 पॉजिटिव, ऐसा होता है ये। ठीक, अगर मैं सेकंड नंबर पे लिखूं इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड भी मिलेगा आपको, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना जरा। Cu H2O 4 SO4 डॉट H2O, क्या नाम है इसका, ब्लू विट्रियोल, याद करो। तो हो क्या रहा है यहां पर, 4 वाटर ने तो इसको कोऑर्डिनेट कर दिए, लेकिन एक वाटर क्या कर रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लें तो आप बता देना, 4 वाटर ही कोऑर्डिनेट करते हैं CuSO4.5H2O में। तो हाइड्रेटेड वाटर में क्या आ गया, कोऑर्डिनेटेड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया, और एक इंटरस्टीशियल भी हो सकता है, इंटरस्टीशियल वाटर, जैसे BaCl2 के लैटिस में H2O के साथ हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो BaCl2 के लैटिस में कुछ वॉइड होंगे और वहां पर वाटर ट्रैप होगा, इसलिए बोलते हैं इसको इंटरस्टीशियल वाटर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, 5वें नंबर की रिएक्शन है, 5th नंबर पर है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में 5th नंबर पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। 3 रिएक्शन हमें पढ़नी है बेसिकली यहां पर। पहली रिएक्शन है P4O10 की रिएक्शन, अगर आप वाटर से कराओगे तो बनता है H3PO4। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीरियड टेबल में बताया था, ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन लो। ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ऑक्सी एसिड से वाटर निकालते जाओ, कब तक, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं, तो जो ऑक्साइड बनता है वो उसका एनहाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन देखो, SiCl4 की रिएक्शन, किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसमें क्या बनता है, SiO2 प्लस HCl। याद रखने के लिए ऐसा कर लो, 4 क्लोरीन हटा के आप 2 ऑक्सीजन लगा सकते हो, 4 क्लोरीन हटा के 2 ऑक्सीजन आप लगा सकते हो, तो इस तरीके से याद कर लेना। तीसरा, नाइट्राइड की रिएक्शन अगर वाटर से कराऊं, लिथियम नाइट्राइड हो या मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, ठीक है, इसकी वाटर से रिएक्शन तो N पे 3 नेगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा, H2O से 3H प्लस ले लेगा, तो मैं अमोनिया लिख देता हूं, बाकी OH माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शंस वाटर की। स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, और एक आइस का होता है उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और H2O का बेंट शेप हम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बॉन्ड एंगल जो होता है 104 के आसपास होता है। केमिकल बॉन्डिंग में तो आपने पढ़ाई है और मैंने भी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसमें है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। हार्डनेस ऑफ वाटर, सबसे पहले अगर मैं वाटर को क्लासिफाई करूं, वाटर को, तो वाटर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर या एक और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, और सॉफ्ट वाटर के बारे में लिखते हैं गिव्स लेदर विद सोप। एक्चुअल में जो सोप होता है, सोप की जब रिएक्शन होती है किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, तो पीपीटी बना लेता है या स्कम बना लेता है। जैसे अगर मैं सोप का मॉलिक्यूल लिखूं तो C17H35 COONA, इसकी रिएक्शन जब मेटल आयन के साथ होती है, और मेटल आयन यहां पर M क्या होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो होता क्या है, ये बना लेता है C17H35 COO होल ट्वाइस M। ठीक है, और Na प्लस यहां निकल जाता है। इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो। इसका नाम भी याद कर लेना, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं ना, सोप मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और ये होता है इसमें पीपीटी। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं सोप के साथ, तो पीपीटी बनाते हैं। अब हार्डनेस को अगर क्लासिफाई करें तो हार्डनेस 2 टाइप की होती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। पहले आप ये नोट करो, फिर मैं वहां चलता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम हार्डनेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हार्डनेस 2 टाइप की होती है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस।
टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वजह से होती है। और परमानेंट किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा सकता है कि परमानेंट हार्डनेस इनमें से कौन सा कंपाउंड कर रहा है, या फिर टेम्परेरी हार्डनेस कौन सा है, या कौन सा आयन कहां प्रेजेंट है। तो ये याद रखना चाहिए आपको। कैसे याद रखोगे? याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। बीएससी का टॉपर, बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, सल्फेट और क्लोराइड परमानेंट। सीधी सी कहानी, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। अब इसमें अगर बात करूं मैं हार्डनेस में रिमूवल की, ठीक है, ये ध्यान से देखना जरा। रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो नंबर 1 पे अपन ले रहे हैं बाय बॉइलिंग। तो सिंपल अगर बॉइलिंग की बात की जाए तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम बॉइलिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। जैसे CaH CO3 होल्ट वाइज, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लो और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लो, तो क्या होता है? ध्यान से देखना। जब बॉइलिंग कराते हैं तो यहां पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है CaCO3, इसका पीपीटी बनता है, ये अलग हो जाता है और CO2 प्लस वाटर बनता है। जबकि MgHCO3 होल्ट वाइस में MgOH होल्ट वाइस के फॉर्म में पीपीटी बनता है। ध्यान रखना, MgOH होल्ट वाइस ये बनता है और कौन सी गैस निकलती है? CO2। ठीक, ये तो हो गया बॉइलिंग मेथड। सेकेंड नंबर पर टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं बाइकार्बोनेट्स को। किसके साथ? लाइम वाटर के साथ। ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास है CaHCO3 होल्ट वाइस, इसकी रिएक्शन कराना है CaOH होल्ट वाइस के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा क्लार्क्स मेथड में? CaCO3, ठीक, प्लस देखो इसके हीटिंग से हमें पता ये बनता था, तो CaCO3 और CO2 वाटर बनेगा, लेकिन CO2 इसके साथ रिएक्ट करके फिर से CaCO3, मतलब CaCO3 प्लस वाटर बनाना है इसमें आपको। ठीक है, इसका पीपीटी ये सेपरेट आउट कर सकते हो। अगर मैं मैग्नीशियम ले लूं, MgHCO3 होल्ट वाइस ले लूं, तो इसकी रिएक्शन जब इससे होगी तो MgOH होल्ट वाइस तो बनेगा, और जो CO2 था वो क्या निकाल ले जाएगा? बताओ, CO2 निकाल ले जाएगा, CaOH होल्ट वाइस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये बनता है। तो ये ध्यान रखो आप किस फॉर्म में आप पीपीटी को सेपरेट कर रहे हो। कैल्शियम होता है तो CaCO3 के फॉर्म में, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो MgOH होल्ट वाइस के फॉर्म। ये नोट कर लो, फिर परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के तरीके सीखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल के दो तरीके सीख लिए, एक बॉइलिंग, एक क्लार्क्स मेथड। ठीक है, अब परमानेंट के क्या तरीके होते हैं? पहला वाला मेथड है इसमें बाय वॉशिंग सोडा, Na2CO3 को यूज करके हम रिमूव करेंगे क्या? हार्डनेस। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती थी? क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती थी। ध्यान से देखो, तो अपने पास मेटल का क्लोराइड कौन सा? कैल्शियम या मैग्नीशियम, और मेटल का सल्फेट कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ? Na2CO3 के साथ। तो बहुत आसान रिएक्शन है, आप क्या करो, सिर्फ आयन को एक्सचेंज कर दो। Na के साथ Cl ले जाओ और M के साथ CO3 ले जाओ, तो MCO3 कार्बोनेट के फॉर्म में इसको सेपरेट कर सकते हो, प्लस NaCl बन जाएगा। और यहां पर क्या करो, सेम टू सेम ऐसे ही कर दो, तो M का CO3 बन जाएगा और Na का SO4 मतलब Na2SO4 बन जाएगा। ठीक, और यहां पर M क्या होंगे आपके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कैटायन एनायन एक्सचेंज करना आपको। ठीक है, एक इसमें दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं कैलगन्स मेथड। ठीक है,
सेकंड नंबर पे कैलगन एक्चुअल में एक कंपाउंड है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कैलगन बोलते हैं, Na6P6O18, ठीक है, या इसको NaPO3 भी लिख सकते हो। नाम क्या है इसका? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका नाम है कैलगन का, ठीक है। तो होता क्या है, किस तरीके से रिएक्शन हम लिखते हैं देखना, Na6P4O18, सबसे पहले आप इसमें से 2 Na निकाल दो, तो 2 Na प्लस निकल गए, तो क्या बचा Na4P6O18, 2 Na प्लस निकले तो 2 माइनस। अब जो कैटायन है अपने पास मैग्नीशियम का या कैल्शियम का, वो रिएक्शन करता है किसके साथ? Na4P6O18 के साथ। तो आप क्या करो, यहां पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है, Na पे तो एक ही पॉजिटिव होता है, तो 2 Na हटा के एक M लगा दो, ठीक है। तो 2 Na हटाए तो 2 Na प्लस हटे, और एक क्या आ गया यहां पर? M आ गया। तो हुआ क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो इसको एक तरीके से, तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो क्या कर रहा है? M को उसने ट्रैप कर लिया, ठीक है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो रिएक्शन देख लो, यहां से 2 Na निकले पहले, और फिर जो कंपाउंड हो ना, फिर से 2 Na निकाल के M लगा दो, ठीक है। तो ये अपना कैलगन मेथड हो गया, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 3rd नंबर पे परमानेंट हार्डनेस रिमूवल का, जिसको बोलते हैं जियोलाइट मेथड, जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड, परम्यूटेट प्रोसेस भी नाम है इसका। तो इस मेथड में क्या होता है, देखो जो जियोलाइट होते हैं वो होते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। जैसे अगर मैं जियोलाइट का फॉर्मूला लिखूं तो होता है NaAlSiO4, ठीक है, और इस पार्ट को हम Z लिख देते हैं, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इसको NaZ। तो जियोलाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaZ। तो जियोलाइट की रिएक्शन होती है किसके साथ? आयन के साथ, मेटल के, किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के। तो बहुत आसान होता है, यहां से क्या करो, इसको मैं 2 टाइम्स ले लूं, तो 2 Na हटा के M लगा दो, तो क्या बन गया ये? MZ2 प्लस 2 Na प्लस, ठीक है। इसके फॉर्म में आप सेपरेट कर सकते हो आयन को। अब जियोलाइट से अच्छी मेथड होती है सिंथेटिक रेजिन मेथड। ध्यान से देखना जरा क्या है 4th नंबर पे, सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके जो सल्फेट्स हैं, ठीक है, जैसे सल्फोनिक एसिड का बहुत लंबी ऑर्गेनिक कार्बन की चेन ले लो और SO3H है, मतलब जो हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसके, हम इसको कन्वर्ट करते हैं RNA में, ठीक है, NaCl वगैरह यूज करके RNA में कन्वर्ट करते हैं। अब ये RNA जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? M2 प्लस के साथ, ठीक। तो आपको क्या करना है, Na हटा के क्या लगाना है? M2 पॉजिटिव। तो यहां पर 2 लिख दूं मैं, तो यहां क्या बन गया? Mr2 प्लस 2 Na प्लस। तो एक्चुअल में क्या होता है सिंथेटिक रेजिन मेथड में, हम क्या करते हैं, जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड वगैरह, उसको कन्वर्ट करते हैं RNA में, ठीक है। R माइनस यहां पर उस रेजिन का एनायन मान लो आप। अब ये जो RNA है वो M2 प्लस के साथ रिएक्शन करता है, तो Mr2 के फॉर्म में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं आयन को, ठीक है। तो ये होता है सिंथेटिक रेजिन मेथड, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस होती है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, को समझ लो क्या होता है। एक्चुअल में इसमें 2 प्रोसेस हैं, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसमें हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट होते थे, तो हमारे पास कैटायन भी मौजूद है और एनायन भी मौजूद है। तो कैटायन एनायन एक्सचेंजर हम उसी के लिए पढ़ते हैं कि कैटायन और एनायन के लिए हम किस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन हम ये लिखते हैं कि मेरे पास RH लिखा हुआ है, ठीक, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं M2 प्लस के साथ, तो जो कैटायन है वो इसमें ट्रैप होगा Mr2 के फॉर्म में, इसको सेपरेट कर सकते हो और H प्लस मिल गया आपको, ठीक। तो कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। एनायन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम अमीन की रिएक्शन RNH2 की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये बनाता है RNH3 प्लस और OH माइनस। अब इस OH माइनस से आप एनायन को एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे RNH3 पॉजिटिव OH माइनस की रिएक्शन में करा दूं X माइनस के साथ, ठीक है, तो ये बनाएगा RNH3 प्लस X माइनस और OH माइनस जो है वो बाहर निकल गया। अब जो कैटायन एक्सचेंजर में H प्लस निकला था और एनायन एक्सचेंजर में OH माइनस निकला, वो आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आयंस का रिमूवल कर सकते हैं। यहाँ पर जो OH माइनस है वो एक्सचेंज फॉर किसके लिए है, ध्यान रखना, OH माइनस एक्सचेंजेस फॉर
एनाइंस कौन कौन, Cl माइनस, HCO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तो बेसिकली आपको रिएक्शन पे फोकस करना है, ये रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और होता है जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, जो पीपीएम है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हार्डनेस कैलकुलेशन का एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूं, फटाफट से लिख लो। पीपीएम की अगर बात करें तो पीपीएम जो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो यूज तब करते हैं जब ट्रेसेस में या बहुत लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट मिले, लेस अमाउंट में सॉल्यूट मिले। तो पीपीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता है, पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता है, पीपीएम इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। और अगर आप इस टर्म को डिफाइन करना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो x ppm है, ठीक है, x ppm, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम वाटर, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml वाटर। क्यों, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर ml होता है। तो वेट लिखो, वॉल्यूम लिखो, बात बराबर है। यहां मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ml में, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हो। अगर यहां पर कोई न्यूमेरिकल आता है आपके सामने, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। जैसे मोलैरिटी दे दे, नॉर्मेलिटी दे दे, पीपीएम निकाल ले, तो वो सारी चीजें अपन इनऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं करेंगे, वो मोल कॉन्सेप्ट में हो चुकी हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरे हाइड्रोजन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। एक्चुअल में ये होता है .8H2O, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन हम H2O2 के साथ कराते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बेरियम पेरोक्साइड में से हम वाटर निकाल देते हैं, तो 8 वाटर निकाल देना, और फिर उसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। तो एक काम करता हूं, याद रखने के लिए ऐसे लिख लो आप, BaO2 प्लस H2SO4। H2O तो ये निकाल ही दो पहले आप, है ना। तो ये क्या बन गया, H2O2 निकाल दो यहां से, BaSO4 बन गया। तो BaSO4 प्लस H2O2 ये बन गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और 8 वाटर निकल गए थे इसके, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें दूसरे नंबर पे, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। आपके पास H2SO4 होता है, हाई करंट डेंसिटी में आप करवाते हो, याद करो जरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था। H2SO4 में जो HSO4 माइनस है, जो एनायन है, वो क्या करता है, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो बना लेता है क्या, H2O8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इसमें, H2S2O8। अब इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, S डबल बॉन्डो OH OO S डबल बॉन्डो। ये क्या बना, मार्शल एसिड होता है ना, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब आप क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां माइनस, इधर प्लस, वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो इसको H दे दो और इसको OH दे दो। सेम उसी तरीके से यहां करो, इसको H दे दो और इसको OH दे दो। तो देखो H2O2 बन गया बीच में, और इधर क्या बन गया, H2SO4, ठीक। तो इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 बनता है, और क्या बन जाता है साथ में, H2O2 बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। एक लैब मेथड होता है, सेम इसी टाइप से रिएक्शन होती है। लैब मेथड फॉर D2O2, लैब मेथड फॉर D2O2। अगर आपको D2O2 को प्रिपेयर करना है लैब में, K2S2O8 की रिएक्शन कराते हैं D2O के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है KdSO4 प्लस D2O2। सेम इसी टाइप से आप रिएक्शन लिख सकते हो। भाई आपने क्या किया, यहां HOH से बॉन्ड ब्रेक किया, इसमें क्या करोगे, DOD से बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो सिमिलर इसी पैटर्न पे रिएक्शन होती है। तो D2O2 की प्रिपरेशन भी याद रखना, ये लैब मेथड होती है इसकी, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चलते हैं। ध्यान से देखना जरा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है। एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, ऐसा होता है ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, दोनों रिएक्शन में एक साथ लिख रहा हूं।
अगर इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बनाता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बना देता हूं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, नाम लिख लो इसके। यह है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल और यह है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है, और प्लस इसमें बनता है क्या, H2O2। मतलब 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल के ऑक्सीडेशन से H2O2 बनता है और एक कंपाउंड बनता है, और अगर रिवर्स रिएक्शन जाना है तो रिडक्शन करा दो, सिंपल सा है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था इसका। तो ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है H2O2 के। अब H2O2 में एक न्यूमेरिकल भी बनता है, बहुत ध्यान से देखना, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे देखना आप, कभी आप ऐसे लिखा हुआ पाते हो 10 वॉल्यूम H2O2। तो इसका मतलब क्या है ये समझना है हमें मेन। 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, 10 वॉल्यूम का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 गिव्स 10 लीटर O2 at STP अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, और वो रिएक्शन है 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। ठीक है, इस तरीके से, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे होता है, वैसे मोल कॉन्सेप्ट में आपने कवर कर रखा मुझे पता है, लेकिन हम एक बार इसके फॉर्मूले सारे लिखेंगे। क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी। जैसे अगर मुझे पूछा जाए 10 वॉल्यूम H2O2 का मोलैरिटी बताओ, तो 10 डिवाइड बाय दिस, सीधा सा है। एक और फॉर्मूला बनता है, ये पहला। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। आप जानती हो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। तीसरा एक बनेगा आपका स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ये होता है स्ट्रेंथ किसमें, ग्राम पर लीटर में, ध्यान रखना है ना। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 68 अपॉन 22.4 या 22.7 भी लिख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ, ये तो तुम्हारा ग्राम पर लीटर में था, 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, लेकिन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो 100 ml के लिए डिफाइन होता है, तो सीधा सा है स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10। तो ये फॉर्मूले जरूर लिख लो, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो सीधे अप्लाई कर देना आप। ठीक, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, दोनों मीडियम में, एसिडिक और बेसिक में। बहुत ध्यान से देखना, अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे तो क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो एसिडिक मीडियम में H2O2 रिड्यूस होता है वाटर में। ठीक है, जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो Fe+2 अगर है तो Fe+2 को H2O2 ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें कर देगा, Fe+3 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। ठीक है, तो H2O2 में ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां -2 है, तो ये रिड्यूस हो गया और आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं सल्फाइड की बात करूं, लेड सल्फाइड आप ले सकते हो, तो जब इसकी रिएक्शन H2O2 से होगी तो आपको ये तो पता है कि H2O2 कहां रिड्यूस होगा, H2O में, और सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फेट में। तो -2 से ये गया +6 में। ठीक है, और खुद -1 से कहां चला गया, -2 में। इस तरीके से अगली रिएक्शन बेसिक मीडियम में अगर आप कराते हो तो भी यही रिएक्शन है, Fe2 प्लस H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, लेकिन क्या होगा, अब वाटर नहीं बनेगा बेसिक मीडियम में, OH- है। ठीक है, तो Fe2 प्लस H2O2 के साथ पहले तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में। ठीक है, लेकिन खुद अपने आप को अब रिड्यूस करेगा OH-, क्योंकि मीडियम बेसिक है ना यहाँ पे, है ना। यहाँ एसिडिक मीडियम है तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए H+ लिख देता हूँ। ठीक, इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, Mn2+ की रिएक्शन अगर H2O2 से आप करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ Mn4+ ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो जाता है OH- में। OH- में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूं मैं, चार्ज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चार्ज तो यहां पर है ना, OH- है, तो ऑक्सीजन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -2 आएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं -2। तो आप देख लो जरा कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, किसमें, एसिडिक बेसिक दोनों में। यहां चलना जरा, अगर मैं यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट, तो एसिडिक मीडियम में H2O2 रिड्यूस करता है MnO4 नेगेटिव को, MnO4
O4 नेगेटिव प्लस H2O2। अच्छा, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो इसको रिड्यूस करेगा, और एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में, और H2O2 ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो -1 से ऑक्सीडाइज होके जाएगा 0 में। ठीक है, तो O2। बाकी एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको बैलेंसिंग आती है, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ चुके हो। हम यहाँ बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ताकि जल्दी रिएक्शन याद हो जाए, बाकी बैलेंस आप कर सकते हो। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। अगला देखना, HOCl की रिएक्शन अगर मैं H2O2 से कराऊं तो आप एक काम करो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप यहां से एक O उड़ा दो और यहां से एक O उड़ा दो, तो O2 बन गया, प्लस यहां क्या बचा, HCl बन गया। ठीक है, और H2O2 में से O उड़ाया था पहले, तो ये H2O आ गया, और H2O और HCl आपस में मिलकर H3O पॉजिटिव और Cl माइनस दे देते हैं। ठीक, याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो। बेसिक मीडियम में चलते हैं तो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस एक्चुअल में जो बेसिक होता है वो यहां स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, तो स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब MnO4 माइनस जब H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, तो ये बनाएगा MnO2, तो ये रिड्यूस हो गया, और H2O2 कहां चला जाएगा, O2 बनाने। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है I2 को रिड्यूस करेगा H2O2, तो H2O2 खुद क्या बना लेगा, O2, और I2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, I माइनस में। तो 0 से कहां चले गए आप, -1 पे, यहां देखो +7 से कहां चले गए, +4 पे, यहां आप Cl +1 था, कहां चले गए, -1 पे, और MnO4 में +7 था, यहां +2 पे, और O2 में सब में क्या है, 0। तो H2O2 ऑक्सीडाइज किस में होता है, O2 में, रिड्यूस किस में होता था, H2O में या फिर OH माइनस में। तो इस तरीके से रिएक्शन है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, H2O2 के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, देखना जरा। स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर। और ये दो अलग अलग फेज में आपको पढ़ना है, एक है आपका गैस फेज और एक सॉलिड फेज। एक्चुअल में ये जो है वो इस प्लेन में होता है, और ये जो OH है वो इस प्लेन में परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ऐसा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में होते हैं। एक बार मैं दिखाता हूं आपको ओपन बुक स्ट्रक्चर को जिस तरीके से होता है, ऐसा, जैसे मान लो ये है ऐसा, ओपन बुक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला, ये इसको बोलते हैं डायहीड्रल एंगल। ऊपर वाले प्लेन और ये परपेंडिकुलर, इसका जो प्लेन होता है ना, ठीक है, एक्चुअल में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता वो। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं सॉलिड फेज में, तो वो नियरली 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो 111.5 इस तरीके से होता, थोड़ा सा 90 नहीं होता, 90 से थोड़ा सा और बढ़ा दो, ऐसा। ठीक है, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर है इसका। तो H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक होता है। और अगर मैं एंगल देखूं, कौन सा वाला, इस वाला, इधर से लेकर मैं एंगल देख रहा हूं, ये वाला, तो इसमें होता है ये 111.5, और इधर जो एंगल होता है इस प्लेन और इस प्लेन का, वो होता है 90.2, नियरली 90 डिग्री होता है ये, है ना। और इसकी बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर होती है, पीएम मतलब पिकोमीटर, इसकी 98.8, ये बड़ी होती है। ठीक है, सॉलिड में इधर बड़ी है। और 147.5 और 145.8 मतलब ओ बॉन्ड लेंथ अगर बात करूं तो गैस फेज में बड़ी है कंपेरिजन टू ये वाला फेज, सॉलिड फेज। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओपन बुक स्ट्रक्चर में गैस फेज और सॉलिड फेज, बस बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल देख लेना एक बार। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 क्या होता है। देखो H2O2 की जो ब्लीचिंग होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। कैसी, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है ये। अगर मैं ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग को समझाऊं तो ऐसे समझाते हैं कि H2O2 क्या करेगा, ये बनाएगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन से होने वाली ब्लीचिंग को ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग बोलते हैं। अब जो कलर्ड मैटर है अपना, कौन सा कलर्ड मैटर है, कलर्ड मटेरियल है, उसको ये कलरलेस कर देता है। ठीक है, कलर्ड से कलरलेस। और इस टाइप की ब्लीचिंग को हम बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेटिव को परमानेंट बोलते हैं और रिडक्टिव को बोलते हैं टेम्परेरी। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग किस किस की होती है, H2O2 और क्लोरीन, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेटिव है, और SO2 की होती है टेम्परेरी। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव हो गई, और कौन सी हो गई, परमानेंट ब्लीचिंग, परमानेंट ब्लीचिंग। ठीक है, आगे कुछ रिएक्शन और देखते हैं, जैसे D2O की कुछ रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं CaC2 की रिएक्शन करवाऊं D2O के साथ, तो इसमें बनता है C2D2 प्लस CaOD होल ट्वाइस। आप क्या करो, जैसे H2O के साथ करवाते थे तो एसिडिन बनता था ना, सेम वैसे ही है, D प्लस OD माइनस। और CaC2 में क्या होता है, C2 पे 2 नेगेटिव और Ca पे 2 पॉजिटिव, तो इसको D दे दो, इसको OD दे दो, इस तरीके से होता है। अगर मैं SO3 की रिएक्शन वाटर से करवाता तो H2SO4 बनता, अगर D2O से करवाऊंगा तो D2SO4 बनेगा, इस तरीके से। अगर मैं इसकी रिएक्शन Al4C3 की रिएक्शन करवाऊं किससे, D2O से, तो एक्चुअल में जो C3 होता है
वो एक्चुअल में होता है C के ऊपर 4 नेगेटिव आयन होता है, 3 होते हैं ये, C3 का होता है 3C4 नेगेटिव, तो उसको 4D दे दोगे तो CD4 बन जाएगा, और Al को क्या मिलेंगे, OD मिल जाएंगे, तो AlOD होल थ्राइस बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन है, इसको नोट कर लो, फिर मैं हाइड्रोजन चैप्टर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो जरा हाइड्रोजन चैप्टर से रिलेटेड। पहला है pH5 डज नॉट एग्जिस्ट वाई, तो इसका रीजन ये होता है कि हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा HA, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हो तो उस प्रोसेस में जो हीट लगती है उसको अपन हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं ना। हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड डेल्टा HEG, ये तो आप जानती हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वजह से pH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद दिस। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, Cu जो होता है ना, उसको वाटर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो 4 वाटर क्या कर रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपना लोन पेयर देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसे दे रहा है, कॉपर को दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ये, इसके ऊपर होता है 2 पॉजिटिव। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन है किसका, वाटर का, एक जो वाटर बचा, 4 तो यहां यूज होगा, एक जो वाटर बचा वो इसके साथ करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये करता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, सल्फेट वाले आयन के साथ, मतलब SO4 नेगेटिव, ऐसा। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये देख लो जरा, क्या लिखा, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड H2 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड। तो आप क्या बोलोगे, एक ये दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। 4 तो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो इसके। और अगला क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ध्यान से देखना जरा, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है कितनी, 10। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ 10 है तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ कौन सी, ग्राम पर लीटर वाली, ये कैसे निकलती है, 68 डिवाइडेड बाई 22.7 या 22.4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30 के अप्रॉक्स। तो ये आपकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में आई, लेकिन आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाली स्ट्रेंथ चाहिए, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10, इसको मैं S लिख रहा हूं। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा, 3%, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं, वेट बाय वॉल्यूम। तो 3% वेट बाय वॉल्यूम आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BD कंपेयर करानी है। तो यहाँ ये फंडा होता है कि अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूँ तो इसके पास लोन पेयर है, एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो दूसरे वाले के पास भी 3 है, तो आपस में रिपल्सन करेंगे और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आसानी से तोड़ सकते हो। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ये होता है कि आइसोटोप, अगर आप हायर आइसोटोप लेते हो, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो जो हायर आइसोटोप है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी कंपेरिजन टू लोअर आइसोटोप, है ना, मास नंबर से कंपेयर कराएंगे। तो D2 की ज्यादा, फिर H2, फिर F2। आगे बढ़ते, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कंपेयर करानी है आपको, ये हाइड्राइड है आपके सामने, ध्यान से देखना, ये मेटालिक हाइड्राइड हो गए, और H2O के बारे में बात करें तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड के लिए हम बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम। अब अल्कली और अल्कलाइन में कंपेयर कराना है तो अल्कली का ज्यादा होता है कंपेरिजन टू अल्कलाइन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ऑर्डर, समझ गए बात को। तो मैंने आपको हाइड्रोजन चैप्टर की मैक्सिमम रिएक्शन कवर करवा दी है एनसीईआरटी की। अगर कुछ रिएक्शन रह गई हो तो एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर लेना, तो कुछ एक अगर छूट गई हो तो आप वहां से पढ़ लेना। तो ये तो आपको पढ़नी है जो लेक्चर में दे रहा हूं, इसके अलावा एक बार आप एनसीईआरटी पूरी जरूर देखें और जरूर रीड करें, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो इसे।